हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम्स के प्रैक्टिस सेट का, जो कि फुल प्रैक्टिस होगा। फुल प्रैक्टिस सेट होगा, इसमें 100 क्वेश्चन होंगे और सिलेबस के अनुसार जिस जिस मतलब सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने हों उन सभी को एक साथ जो इसमें लिया गया है। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 10वां होगा। इसके पहले 9 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। तो जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा प्रीवियस वाला, वो ज़रूर जाके देखिएगा। और आज ये हम 10वां प्रैक्टिस सेट इसको जो है शुरुआत कर रहे हैं। इसके बाद इसको ख़त्म करके एक साथ हम पूरा 10 प्रैक्टिस सेट एक वीडियो में बनाकर दे देंगे, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं जो है वीडियो लेकर आया हूँ। बीच में मेरी तबीयत ख़राब थी, इसलिए थोड़ा सा जो है इसमें ज़्यादा गैप हो गया। ठीक है, तो चलिए अब शुरुआत करेंगे और प्रैक्टिस कोशिश करेंगे कि रोज़ हम जो है एक प्रैक्टिस सेट लगाएँ। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हिंदी के क्वेश्चन का। इसमें टोटल हिंदी के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनको हम एक एक करके देखेंगे। इसके बाद रीजनिंग, फिर जो है जीएस होगा, फिर कंप्यूटर होगा। सबसे लास्ट में जो है यूपी स्पेशल के बात करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो हिंदी का है वो है, ब्रज भाषा हिंदी की किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है। जो ये ब्रज भाषा है ये हिंदी की किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है। पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी या फिर राजस्थानी हिंदी। ठीक है, इन चारों में से आपको ये बताना है कि कौन सा इसका आंसर जो है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर इसका सही है सी पार्ट, पश्चिमी हिंदी। ब्रज जो है वो हिंदी भाषा के पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत तो शामिल ये उपभाषा आती है। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी जो उपभाषाएं शामिल हैं, तो उसमें आती है पहली तो ये ब्रज हो गई। इसके अलावा आपको इसमें जो है आता है कन्नौजी। ठीक है, कन्नौजी भी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। बुंदेली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। बुंदेली के बाद आता है खड़ी बोली, जो कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो है उपभाषा है। और इसके अलावा हरियाणवी भी जो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से इतनी प्रकार की उपभाषाएं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो है बोली जाती हैं। पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी जो है शामिल उपभाषाएं हैं, तो उसमें 3 भाषाएं शामिल हैं। पहला उसमें आता है अवधी, ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके अलावा बघेली और तीसरा इसमें आता है छत्तीसगढ़ी। तो ये 3 जो भाषा हैं, ये उपभाषा हैं, जो कि ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है। ठीक है, बिहारी हिंदी से इसमें से किस बोली का संबंध नहीं। अवधी, मगही, भोजपुरी, मैथिली। अब बिहारी हिंदी की अगर हम बात करेंगे तो इसमें से अगर देखा जाएगा तो भी ऊपर मैंने बताया कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी आती है। ऑप्शन ए पार्ट जो दिया गया है अवधी, ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत नहीं आता। तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। बिहारी हिंदी जो के अंतर्गत जो है अवधी भाषा नहीं आती। अवधी जो आती है वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। बाकी अन्य जो बोलियां दिया गया है, भोजपुरी, मगही, मथई, ये मैथिली, ये सभी जो है किसके अंतर्गत आती हैं, ये बिहारी हिंदी से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर इसका ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न जो होगा वो अलंकार से है। जहां उपमेय का प्रतिषेध कर उपमान की स्थापना की जाए, वहां पर कौन सा अलंकार होता है। तो सीधा सीधा ये जो है एक अलंकार का जो है परिभाषा पूछ लिया गया है। तो आप अगर परिभाषा इसको पढ़ेंगे तो इसके जो है आंसर बता देंगे कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, जहाँ उपमेय में उपमान को प्रबल रूप से कल्पित करके देखा जाता है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे तो भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से इसमें बताना है। शब्द और अर्थ की दृष्टि से जो है सौंदर्य उत्पन्न करता है। कौन उत्पन्न करता है, रस उत्पन्न करता है, या फिर अलंकार होता है जो सौंदर्य उत्पन्न करता है, या फिर गुण होता है, या फिर छंद होता है। इन चारों में से कौन ऐसा है जो भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करता है। तो इसमें से अगर हम बात करेंगे इसका आंसर, तो आंसर इसका हो जाएगा अलंकार। अलंकार जो होता है ये क्या करता है, शब्द और अर्थ की दृष्टि में जो है भाषा में सौंदर्य उत्पन्न करने वाला तत्व जो होता है उसको हम अलंकार कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मनुष्य में अगर देखा जाए तो सौंदर्य जो वेशभूषा, जो आभूषण पहने जाते हैं वो सौंदर्यता के लिए पहने जाता है। तो इसीलिए इसी प्रकार इसमें अलंकार जो होता है वो शब्द और अर्थ की दृष्टि से क्या होता है, भाषा में क्या करता है, सौंदर्य उत्पन्न करता है। अलंकार कितने भेद होते हैं, अलंकार का 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मुख चंद्र शब्द में निम्न में से कौन सा समास है। ठीक है, समास बताना है। समास से क्वेश्चन जरूर आता है, इसमें से बताना है कि मुख चंद्र शब्द जो है इसमें कौन सा समास हो जाएगा। इसमें अगर हम समास की बात करें तो इसमें कौन सा समास है ये बताना है। ठीक है, तो देखिए मुख चंद्र
शब्द की अगर हम बात करें तो इसमें समास, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास जो होता है ये इसमें मुख्य चंद्र में पाया जाता है। इसका अगर हम विग्रह करेंगे यानी कि समास विग्रह करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है चंद्र रूपी मुख। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, कर्मधारय समास का जो परिभाषा होता है उसमें क्या होता है, पहला जो शब्द होता है वो विशेषण होता है। कर्मधारय में जो पहला शब्द होता है वो क्या होता है, वो होता है विशेषण। ठीक है, और जो दूसरा उसमें जो शब्द आता है वो विशेष होता है, विशेष। ठीक है, विशेषण की विशेषता बताने वाला विशेष। तो ये जो होता है पहला शब्द वो विशेषण होगा और दूसरा शब्द उसमें विशेष होता है, वहाँ पे जो है कर्मधारय समास हो जाता है। तो मुख्य चंद्र में अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो चंद्र रूपी मुख हो जाएगा। जहाँ पे पहला जो शब्द आता है चंद्र वो विशेषण हो जाता है और इसकी विशेषता जो है विशेष कौन होगा, मुख। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्युक्त शब्द में संधि क्या है। अत्युक्त शब्द जो है इस शब्द में संधि बताना है, कौन सा संधि का ये उदाहरण है। अत्युक्त शब्द में अगर हम देखेंगे तो इसको अगर हम विच्छेद करते हैं तो क्या बनता है, विच्छेद करेंगे तो क्या, संधि विच्छेद करेंगे तो अति प्लस उक्ति ये बनेगा यहाँ पर। ठीक है, इसका क्या बन जाएगा, अति प्लस उक्ति बन जाएगा, अति प्लस उक्ति बन जाएगा और ये हो जाएगा इसका संधि विच्छेद। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ई छोटी ई शब्द बन रहा है प्लस यहाँ पे जो आ रहा है यहाँ पे छोटा ऊ, ये दोनों मिलकर जो है छोटा ऊ का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, अत्युक्त में यहाँ पे यू या का निर्माण हो जा रहा है बीच में। तो आंसर ये क्या हो जाएगा, किस संधि के अंतर्गत आता है, ये यड़ संधि के अंतर्गत आ जाता है। तो आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो धनुष टंकार। ठीक है, धनुष टंकार में बताना है कि कौन सा संधि है। ठीक है, धनुष टंकार में बताना है कि कौन सी संधि है। ठीक है, तो देखिए धनुष टंकार में अगर हम देखेंगे तो धनुष टंकार में देखेंगे तो इसका हम जो है इस प्रकार के तो संधि के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन इस तरीके से दिए गए हैं, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है। आंसर हो जाएगा इसका बी पार्ट, विसर्ग संधि। रामू जो बड़ा खिलाड़ी है कल उसकी टांग टूट गई, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा। ठीक है, इसमें विराम चिन्ह बताना है कि जो विराम चिन्ह लगाया जाएगा वो कौन सा लगाया जाएगा, अर्ध विराम लगाया जाएगा या फिर अल्प विराम लगेगा या फिर जो है विवरण चिन्ह लगेगा, फिर लाघव चिन्ह लगेगा। ठीक है, रामू जो बड़ा खिलाड़ी है कल उसकी टांग टूट गई, इस वाक्य में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। अल्प विराम चिन्ह किस तरीके से होता है, ये कामा होता है ना नीचे जो लगता है, इसको अल्प विराम कहते हैं हिंदी में। इस चिन्ह का प्रयोग जो है रामू और है, ठीक है, रामू और है के बाद होना चाहिए। ठीक है, रामू जो बड़ा खिलाड़ी तो यहाँ पे हो जाना चाहिए। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे रामू जो बड़ा खिलाड़ी है के बाद फिर लगना चाहिए, तो यहाँ पे दो जो है अल्प विराम का प्रयोग होना चाहिए। अल्प विराम प्रयोग जो होता है इस चिन्ह का प्रयोग कैसे करते हैं, इसके नियम होते हैं। वाक्य में जब दो से अधिक समान पद, पद्यांश अथवा वाक्यों में संयोजक अव्यय यानी अव्यय कौन सा और की अगर संभावना हो तब वहाँ पे जो है अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर शब्दों की पुनरावृत्ति की जाए और भावातिरेक में जो है उन पर विशेष जोर दिया जाए, वहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से अल्प विराम प्रयोग भी जान लीजिएगा। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, चूहा बिल से बाहर निकला, इसमें कौन सा कारक है। इसमें कारक बताना है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, संप्रदान कारक, अपादान कारक, करण कारक, संबंध कारक। बताइए इसको, इसका आंसर क्या हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करते रहिएगा, ये आपके हाथ में है और आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपका कोई खर्चा नहीं आने वाला है। ठीक है, चलिए चूहा बिल से बाहर निकला, चूहा बिल से बाहर निकला अगर हम इसमें देखेंगे तो इसमें कौन सा कारक है। कारक की बात करेंगे तो इसमें क्या हो रहा है कि चूहा जो है वो बिल से अलग होने का भाव यहाँ से प्रकट हो रहा है, यानी चूहा बिल से बाहर निकल रहा है यानी कि वो अलग हो रहा है बिल से। तो जहाँ पे अलग होने की स्थिति आएगी, परिस्थिति आएगी, वहाँ पे क्या हो जाएगा, अपादान कारक। ठीक है, से जो होता है अगर अलगाव की स्थिति यहाँ पे पैदा करता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, अपादान कारक। इजी था, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, इस वाक्य में कौन सा काल है। ठीक है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, इस वाक्य में काल बताना है। सामान्य वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, इसमें कौन सा आंसर सही है। ठीक है, तो लड़के ने पुस्तक पढ़ी है अगर हम इसमें देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल का ये जो है उदाहरण है।
पूर्ण वर्तमान काल जो होता है उसमें क्या होता है, क्रिया के होने या करने की या इसमें क्या होती है, पूर्णता का बोध होता है, जो कि वर्तमान में होता है उसे पूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, तो यानी कि ये वर्तमान काल में कार्य को जो है पूरा कर रहा है, तो इस तरीके से यहाँ पे पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। अगला प्रश्न, राम खाता होगा, ये किस काल का उदाहरण है, राम खाता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे होगा लिखा है, मतलब कि एक तरीके से संदिग्ध बता रहा है, और खाता होगा यानी कि क्रिया अभी चल रही है कि नहीं चल रही, यानी कि संदिग्ध है, वर्तमान काल का उदाहरण है, तो संदिग्ध वर्तमान इसका आंसर हो जाएगा, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जिससे क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो पर उसकी वर्तमानता में संदेह न हो, उसे संदिग्ध वर्तमान कहा जाता है। अगला प्रश्न, बादल घिर आए और बारिश होने लगी, इसमें रचना की दृष्टि से कौन सा वाक्य है। तो देखिए, बादल घिर आए और बारिश होने लगी, अगर हम इसमें देखेंगे तो ये रचना की दृष्टि से इसमें और शब्द से और अव्यय से दो वाक्य जो है उपवाक्य जोड़े गए हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा संयुक्त वाक्य। ठीक है, संयुक्त वाक्य का उदाहरण हो जाएगा, आंसर डी ऑप्शन करेक्ट। चूड़ियाँ अच्छी थी, इसमें थी कौन सी क्रिया है। ठीक है, चूड़ियाँ अच्छी थी में थी जो शब्द है वो कौन सी क्रिया है, तो जो इसमें आता है थी शब्द, ये योजक क्रिया के अंतर्गत आता है, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। उर्वशी किसकी रचना है, उर्वशी की अगर हम बात करेंगे तो ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इनका रश्मरथी जो है प्रमुख काव्य संग्रहों में से एक है, रश्मरथी, उर्वशी, हारे को हरिनाम, ये रामधारी सिंह दिनकर की क्या है कृतियां हैं, तो याद रखिएगा इन्हें। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय जो पड़ता है ये कहाँ पड़ता है, आगरा में पड़ता है, तो आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1961 में जो है इसकी एक स्थापना किया गया था शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे तो सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विपरार्थक शब्द बताना। विपरार्थक मतलब कि विलोम शब्द, तो सहयोगी का विलोम क्या होता है, सहयोगी का विलोम होता है प्रतियोगी, आंसर ये पार्ट करेक्ट हो जाएगा प्रतियोगी। ठीक है, प्रतिकूल का विलोम होता है अनुकूल। शाखा मृग शब्द का पर्यायवाची बताना है अगले प्रश्न में। शाखा मृग का पर्यायवाची जो होता है वो हो जाएगा वानर, आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अन्य पर्यायवाची में मरकट भी जो है वानर का पर्यायवाची होता है, इसके अलावा कपि, ठीक है, कीश और बंदर, ये सभी जो है वानर के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा हर भी होता है, हर मीन्स बंदर। ठीक है, हिरण का पर्यायवाची मृग, कुरंग और सारंग, ये पर्यायवाची होते हैं हिरण के। तोता का पर्यायवाची सुक, ठीक है, कीर और सुग्गा, ये जो है तोता का पर्यायवाची होता है। भौरे के पर्यायवाची में अगर हम देखेंगे तो भौरा का पर्यायवाची होता है अली। भौरा का पर्यायवाची क्या होता है, अली होता है। षटपद होता है क्योंकि इसके 6 पैर होते हैं, ठीक है, इसलिए षटपद भी कहा जाता है। मधुकर भौरा का अन्य पर्यायवाची है। मिलिंद भौरा का अन्य पर्यायवाची है, तो ये सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है, इनमें से कर्मवाच्य। ठीक है, कर्मवाच्य, कृतवाच्य, भाववाच्य, 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। यहाँ पे कर्मवाच्य के उदाहरण बताना है, इसमें से कौन सा हो जाएगा। पहला दिया गया है शीला से पढ़ा भी नहीं जाता, दूसरा दिया गया है शीला से हंसा भी नहीं जाता, तीसरा है शीला से चला भी नहीं जाता और शीला से हिला भी नहीं जाता। यहाँ पे बताना है कि किस में कर्मवाच्य का उदाहरण दिया गया है। अगर हम इसमें देखेंगे आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसमें सही है ए पार्ट। शीला से पढ़ा भी नहीं जाता, इस वाक्य में पढ़ा भी नहीं जाता जो है ये कर्म जो कि पुस्तक है, जो कि वाक्य में नहीं है और इसके अनुरूप है, और क्रिया का उद्देश्य भी जो है कर्म क्या है, पुस्तक है, तो यहाँ पे कर्मवाच्य इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, श्वेत और स्वेद का अर्थ क्या होता है, इन दोनों शब्दों का अर्थ क्या होता है। तो श्वेत जो पहला दिया गया उसका अर्थ अगर हम देखेंगे तो सफ़ेद, श्वेत सफ़ेद होता है, स्वच्छ, श्वेत सफ़ेद, उजला, धवल, ये सभी जो है सफ़ेद के समानार्थी शब्द हैं, श्वेत के समानार्थी शब्द हैं। और दूसरे वाले श्वेत का अर्थ होता है पसीना, तो सफ़ेद और पसीना इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। अगला प्रामाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव इसमें बताना। ठीक है, क्या मूल शब्द है, क्या इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। तो प्रमाण अगर हम देखेंगे तो मूल शब्द इसमें आता है प्रमाण,
प्रमाण में अगर हम इक जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है प्रमाणिक, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। मूल शब्द क्या है? प्रमाण, और इक शब्द जो है प्रत्यय जगह जुड़ा हुआ है। रात को अचानक वर्षा होने लगी, इसमें क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? ठीक है, रात को अचानक वर्षा होने लगी, क्रिया विशेषण के भेद के रूप में अगर हम देखेंगे तो इसमें रीतवाचक के अंतर्गत आएगा। यह रीतवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। तो यह क्या होता है? तो जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने का ढंग या रीत का पता चलता है उसे रीतवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। हिंदी की अग्र आवृत्ताकार समृत ध्वनि कौन सी है? ठीक है, हिंदी में अग्र आवृत्ताकार समृत स्वर ध्वनि कौन सी है इनमें से? तो इसमें अगर हम देखेंगे तो वह स्वर ध्वनि है छोटी ई, ठीक है। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है? अल्प प्राण व्यंजन, अल्प प्राण व्यंजन इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो अगर हम देखेंगे इसमें चा, तो चा जो वर्ड है ये क्या है? अल्प प्राण व्यंजन। ये अपने वर्ग का अर्थात चा वर्ग का पहला अक्षर आता है, ठीक है। चा वर्ग में पहला अक्षर चा आता है, चा छ जा झ इया, उसमें पहला अक्षर जो है चा है। और इनमें पहला, तीसरा और पांचवा जो होता है इसमें क्या होता है? ये अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं, यानी कि चा, ज और इया, ये तीनों अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी व्यंजन ध्वनियाँ स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं? स्पर्श संघर्षी क्या होती हैं? इसमें से अगर हम देखेंगे तो स्पर्श संघर्षी ध्वनियाँ च, छ, ज, झ, ये जो है ये स्पर्श संघर्षी ध्वनियाँ के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। इनका उच्चारण स्थान जो है वह तालव्य से होती हैं। तो यहाँ पे जो है आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा जो है ए पार्ट, ठीक है। और क, ख, ग, घ जो है ये कंठ ध्वनियाँ हैं। ट, ठ, ड, ढ यह मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। प, फ, ब, भ यह है ओष्ठ ध्वनियाँ। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरी मजूरी चोखा काम, ये बताना है खरी मजूरी चोखा काम का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है पूरी मजूरी देने पर अच्छा कार्य होता है। पूरी मजूरी देने पर अच्छा कार्य होता है। बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे तो पगड़ी रख घीचक लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो पगड़ी रख घीचक लोकोक्ति का अर्थ है निर्लज्ज होकर कुछ पाना। निर्लज्ज होकर कुछ पाना, आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन जो है वो हिंदी के अपठित गद्यांश से होगा। 27 से 30 क्वेश्चन आपको इस गद्यांश को पढ़ना है। इसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चन है उनके आंसर देना है। तो आप गद्यांश को पढ़िएगा, हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने वर्गों में बांटा गया है? आप जब गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपको इसका आंसर निकल के आएगा 4 वर्गों में बांटा गया है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। सूरदास जी कौन से काल के संत कवि हैं? तो गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपका आंसर इसमें आ जाएगा ए पार्ट, भक्तिकाल। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना सूरदास जी की नहीं है? इसमें से रामायणी, सुर सारावली, सुर सागर, साहित्य लहरी। तो इसमें से आंसर हो जाएगा ए पार्ट। रामायणी जो है वो सूरदास जी की नहीं है, कबीरदास जी की रचना है। सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता? तो आप गद्यांश को पढ़ेंगे तो सूरदास के पदों में जो है भयानक रस उसमें नहीं पाया जाता, ठीक है। इनमें श्रृंगार रस पाया जाता है, वात्सल रस और शांत रस ये सभी पाए जाते हैं, लेकिन भयानक रस नहीं पाया जाता। अब आगे क्वेश्चन जो होंगे वो 15 क्वेश्चन लगभग आपके रीजनिंग से होंगे। रीजनिंग का क्वेश्चन वो आपको करना है। इसको वीडियो को पॉज करिए, कॉपी पेन और पेपर लीजिए और इसमें साथ में इसको सॉल्व करिए, ठीक है। रीजनिंग का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हम इसको सॉल्व नहीं कराएंगे, हम इसके आंसर बताएंगे। आप इसको आंसर सॉल्व करिएगा, फिर इसके आंसर जो है मिला लीजिएगा, ठीक है। 31 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी पार्ट 36। 31 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी पार्ट 36। 32 की अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर है डी पार्ट, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट। इसमें देखिए उत्तर ज्ञात नहीं किया जा सकता, ये जो है समझने वाली चीज़ है। जैसे कि मेरा जन्म 30 सितंबर के बाद लेकिन 4 अक्टूबर से पहले हुआ। यदि मेरा जन्म समसंख्यक दिनांक को नहीं हुआ तो मेरा जन्म कब हुआ? अब इसमें देखिए मेरा जन्म जो दिया गया 30 सितंबर के बाद, परंतु 4 अक्टूबर के पहले सम दिनांक को नहीं हुआ, ये बता रहा है। अर्थात मेरा जन्म या तो 1 अक्टूबर को या तो 3 अक्टूबर को हुआ, परंतु फिर भी हम निश्चित रूप से इसका निर्णय नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा? जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है। क्वेश्चन इसमें विचार करना है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को पढ़िएगा इस तरीके से पॉज करके वीडियो को। क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि आरेख का विचार करिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन जो 4 ऑप्शन आपको आगे मिलेंगे, आप इसको देखिएगा। इसके बाद वीडियो को पॉज करके फिर अगला जो है ये 4 ऑप्शन इस तरीके से दिए गए हैं, ठीक है। इसमें आपको सॉल्व करना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 33 का सी पार्ट।
34 का कुछ इस तरीके से जल प्रतिबिंब बताना है, इसमें चुनना है कि कौन सा जल प्रतिबिंब सही है। ठीक है, इसके आगे तो इसका आंसर हो जाएगा 34 का बी, ये इसका जल प्रतिबिंब बनेगा। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया 35, सॉल्व करिएगा, इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। 35 का बी हो जाएगा। 36 के अगर हम आंसर की बात करेंगे तो बी पार्ट हो जाएगा। 37 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 37 को आप सॉल्व करिएगा, 37 का आंसर हो जाएगा जो है डी पार्ट। 38 कथन का निष्कर्ष से दिया गया क्वेश्चन, आप इस कथन निष्कर्ष को पढ़िएगा, फिर इसके बाद इसका आंसर जो निकल के आएगा ए पार्ट निकल के आएगा, इसको सॉल्व करिएगा। 39 के आंसर की अगर हम बात करेंगे तो 39 का आंसर हो जाएगा बी पार्ट। 40 का आंसर हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, दी गई आकृति में कितने चतुर्भुज हैं, चतुर्भुज गिनना है। 41 का ए पार्ट, इसमें 12 चतुर्भुज हैं। 42 का आंसर हो जाएगा डी पार्ट। 43 का आंसर क्या हो जाएगा, 43 का आंसर हो जाएगा डी पार्ट, इसको सॉल्व करिएगा। 44 का आंसर हो जाएगा 44 का आंसर सी पार्ट। ठीक है, इसमें अगर कोई क्वेश्चन नहीं लग रहा है तो उसको जो है कमेंट में बताइएगा, हम उसका जो है सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देंगे। 45 का क्या आंसर हो जाएगा, 45 का आंसर हो जाएगा जो है सी पार्ट। हाँ, सी पार्ट यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी इस तरीके से वो प्रश्न आकृति थी, इसमें उत्तर आकृति है, इसमें सी पार्ट ऐसे ही हो जाएगा। अब देखते हैं जीएस के क्वेश्चन को। चलिए, गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था, ठीक है, इसमें बताना है। तो देखिए, गदर आंदोलन जो था उसकी भावी राजनीति को 3 घटनाओं ने बहुत प्रभावित किया था। एक तो लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, कामागाटा मारू प्रकरण और प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ, ये 3 घटनाएं जो थी बहुत प्रभावित हुई थी गदर आंदोलन में। अब इसमें अगर हम देखें तो इतिहासकार विपिन चंद्रा के अनुसार प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत ही वो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी जो गदर आंदोलन प्रारंभ होने का कारण बनी थी। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर देखेंगे तो प्रभावी रूप से प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ होना इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? देखिए, राष्ट्रपिता की अगर हम बात करेंगे तो यह महात्मा गांधी को सर्वप्रथम जो है सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा कहा गया था। आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। इन्होंने 6 जुलाई 1944 को जो है सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को संबोधित किया था कि भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता, भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामना चाहते हैं। तो ये किसके द्वारा कहा गया था बात है, ये सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर सर्वप्रथम संबोधित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, तो भारतीय तिरंगे यानी कि तिरंगा ध्वज में अशोक चक्र का रंग कौन सा होता है? अशोक चक्र, उसमें एक अशोक चक्र बना होता है, उसका जो है हमें रंग बताना है कि वो किस रंग का बना होता है भारतीय तिरंगे में। तो उसका रंग जो होता है वो गहरा नीला होता है। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 को जो है राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया और तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बहुत पूछा जाता है, 3:2 होता है, इसको भी याद रखिएगा। इसमें तिरंगे में 3 पट्टियां होती हैं, केसरिया, सफेद और हरा रंग। अगला क्वेश्चन, और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं, यह कथन किसका है? तो यह कथन कहा गया था किसके द्वारा? तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, तो भारत में सोयाबीन किसानों की मदद के लिए ई चौपाल, जिसे आमतौर पर सोया चौपाल प्रोग्राम कहा जाता है, किसके द्वारा ये किया गया एक पहल है? तो ये पहल जो किया गया है ये अगर हम बात करेंगे तो ई चौपाल जो है ये किसके द्वारा कहा गया, मतलब कि इसमें महाराष्ट्र सरकार, भारतीय स्टेट बैंक, आईटीसी के द्वारा। तो इसमें आंसर हो जाएगा आईटीसी के द्वारा ये कही गई बात है। अगला प्रश्न, डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? डेन्यूब नदी की अगर हम बात करेंगे तो मध्य यूरोप में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। यह जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से जो है जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है, ठीक है, और काला सागर में जाकर ये मिल जाती है। तो डेन्यूब नदी लगभग 10 देशों से गुजरती है, उसमें जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, ठीक है, और इसके अलावा स्लोवाकिया है, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, मोल्डोवा, यूक्रेन और रोमानिया, ये इतने देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा
जर्मनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो वोल्गा नदी जो होती है वो डेन्यूब नदी के बाद यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ये भी याद रखिएगा, आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एन ए एम चलाया गया था, ये क्या है? राष्ट्रीय कृषि बाजार। तो NAM की अगर हम बात करेंगे यानी कि राष्ट्रीय कृषि बाजार की बात करेंगे तो भारत में कृषि वस्तुओं के लिए ऑनलाइन व्यापार मंच है जो किसान, व्यापारी और खरीदार को वस्तुओं के ऑनलाइन व्यापार के लिए जो है सुविधा प्रदान करता है। इसकी स्थापना कब की थी? तो 14 अप्रैल 2016 को जो है किया गया था इसकी स्थापना। ठीक है, कब हुआ था? 14 अप्रैल 2016। तो इसमें से देखिए तो कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय ई व्यापार मंच। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर सी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत में निम्नलिखित में से किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेश किया था? तो इंटरनेट बैंकिंग सेवा सर्वप्रथम किस बैंक के द्वारा पेशकश किया गया था? तो ये पेश किया गया था ICICI बैंक। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। 1998 1998 में बैंक ने ICICI बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश की थी। और ATM का सर्वप्रथम भारत में संचालन वर्ष 1987 में जो हुआ था ये मुंबई में हुआ था HSBC बैंक के द्वारा। HSBC बैंक के द्वारा किया गया था ATM का संचालन। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किसानों को लाभ पहुंचाने हेतु कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से किसको स्थापित किया गया था? तो इसके लिए अगर हम देखेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ यानी कि उसको हम क्या कहते हैं? नेफेड, शॉर्ट फॉर्म में नेफेड कहते हैं। मतलब कि नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना किया गया था किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए। और इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को इसकी स्थापना किया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। नेफेड की स्थापना जो है ये सहकारी विपणन को बढ़ाने के लिए जो है किया गया था। ठीक है, क्लोरोफिल जलाया जाए तो कौन सा तत्व शेष बचेगा? क्लोरोफिल यानी कि हिंदी में अगर देखेंगे तो पर्णहरिम कहते हैं। एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक होता है। ये जो है वर्णक जो होता है ये पत्तों के हरे रंग का कारण होता है। ये जो है पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण है तो इनमें जो है क्लोरोफिल की उपस्थिति आवश्यक होती है। और क्लोरोफिल के जो है अणु में क्या होता है? मैग्नीशियम तत्व उपस्थित होता है। तो जब हम इसको जलाएंगे तो मैग्नीशियम तत्व जो होगा वो क्या होगा? शेष बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो आंसर हो जाएगा Mg मतलब मैग्नीशियम। ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो विटामिन B1 यानी कि थायमीन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? थायमीन यानी कि B1 जिसको कहते हैं, B1 का रासायनिक नाम थायमीन, और इसकी कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। और अगर हम देखेंगे तो बी और सी क्या होता है? जल में घुलनशील विटामिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से उस हार्मोन की पहचान करें जो बच्चों के बढ़ने में सहायक होता है। बच्चों के बढ़ने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? तो वो हार्मोन की अगर हम बात करेंगे तो उसका नाम है सोमैटोट्रोपिन। आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा किया था? तो वो समिति थी बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, कौन सी थी समिति? बलवंत राय मेहता समिति, जिन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज का जो है इन्होंने अनुशंसा किया था। इस समिति का गठन 1957 में किया गया था, 1957 में किया गया था। तो आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अशोक मेहता ने द्विस्तरीय पंचायती राज की प्रणाली की जो है व्यवस्था की सिफारिश किया था। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से थे? ठीक है, भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम राज्य जो 2 राज्य थे वो था, पहला था राजस्थान, दूसरा था आंध्र प्रदेश। तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। किसी नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है? जब किसी नए राज्य का गठन किया जाता है तो संविधान की जो पहली अनुसूची है उसमें संशोधन करने की आवश्यकता पड़ती है। आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, पहली अनुसूची में अनुच्छेद 1 से 4 में भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों की सूची और उनकी सीमाओं में परिवर्तन और उस परिवर्तन को करने के लिए जरूरी कानून और प्रक्रिया का प्रावधान दिया गया है। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत पात्र छात्र छात्राओं को टैबलेट स्मार्टफोन देने के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितनी राशि का आवंटन बजट में किया है?
इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 3600 करोड़ 3600 करोड़ रुपए का जो है आवंटन किया गया था बजट में। इस योजना के तहत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में 35 लाख छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित करने का लक्ष्य जो है रखा था। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर कहाँ बनाया जा रहा है? तो विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर जो है ये गुजरात में बन रहा है। आंसर इसका हो जाएगा गुजरात के सूरत में। सूरत भी याद रखिएगा, शहर भी याद रखिएगा। नवंबर 2023 में जो है इसका उद्घाटन किया गया था प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। और ये विश्व के सबसे बड़े कार्यालय परिसर का नाम क्या होगा? सूरत डायमंड बोर्स, नाम भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2023 में कौन सा हवाई अड्डा 4 रनवे और एलिवेटेड टैक्सी वे वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो उस हवाई अड्डे का नाम क्या है ये बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, अगर हम देखेंगे तो ये बात करेंगे तो एक नए रनवे जो है ये दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर और एक दोहरे मार्ग वाले एलिवेटेड टैक्सी वे का उद्घाटन किया गया था जुलाई 2023 में, जो कि अगर हम बात करेंगे तो दिल्ली, आंसर इसका हो जाएगा दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जुलाई 2023 में किस दिन है विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? मीथेन ईंधन, अगर हम इसमें देखेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो देखिए, जुलाई 2023 में चीन की निजी स्पेस कंपनी ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, चीन। ठीक है, चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसका नाम क्या है? तो JUQ-2। ठीक है, ZHUQE ये इसका नाम है। ठीक है, JUQ-2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2023 में बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित विश्व चैंपियनशिप 2023 में भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक स्पर्धा में कितनी दूरी तक भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता है? इसका आंसर क्या होगा? तो ये कितनी दूरी तक फेंका गया था? तो ये 88.17 मीटर दूरी फेंका गया था, जिससे स्वर्ण पदक जीता था। किसने जीता था? नीरज चोपड़ा ने। तो आंसर ये पार्ट करेक्ट है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है, क्या प्रयोग किया जाता है? देखिए, चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर था उस मतलब है उसमें जो है निर्माण में अगर हम देखेंगे तो वर्तमान में जो चल रहा है वो माइक्रो प्रोसेसर का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें प्रथम पीढ़ी का भी प्रयोग पूछ लिया जाता है। जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में अगर हम देखेंगे तो निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया गया था। 1942 से 1955 ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों का काल रहा था। ठीक है, इसके बाद दूसरी पीढ़ी यानी कि सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया 1955 से 64 तक। फिर इसके बाद आईसी चिप आया यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का प्रयोग तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर यानी 1964 से 75 तक जो किया गया। इसके बाद माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग चौथी पीढ़ी में, जो कि 1975 से लेकर अभी वर्तमान में जो चल रहा है वो माइक्रो प्रोसेसर पर ही चल रहा है। तो आंसर इसका जो हो जाएगा डी ऑप्शन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू और मेमोरी कंप्यूटर के कहाँ पर स्थित होते हैं ये बताना है। तो सीपीयू और मेमोरी की अगर हम बात करेंगे तो कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर स्थित होते हैं। मदरबोर्ड, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, मदरबोर्ड जो होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड और कंप्यूटर की क्या होती है? न्यू होती है। ठीक है, तो यह सीपीयू, मेमोरी, हार्ड ड्राइव और अन्य कंप्यूटर हार्डवेयर को जो है ये पावर सप्लाई करता है तथा उनके बीच जो है कनेक्टिविटी प्रदान करता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, यूएसबी संग्रह युक्त का कौन सा प्रकार है? ठीक है, यूएसबी। तो यूएसबी की अगर हम बात करेंगे तो ये इसका अगर फुल फॉर्म की बात करेंगे तो यूनिवर्सल सीरियल बस इसका फुल फॉर्म है, जो कि एक सेकेंडरी प्रकार का जो है स्टोरेज डिवाइस होती है। तो सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक हो जाएगा। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। किसी प्रिंटर का रेजोल्यूशन किस में मापा जाता है? तो किसी प्रिंटर का रेजोल्यूशन जो होता है वो डॉट्स प्रति इंच यानी कि DPI में मापा जाता है। ठीक है, डॉट्स प्रति इंच में मापा जाता है। DPI जो होता है किसी इमेज में उपस्थित डॉट के डेंसिटी को जो है रिप्रेजेंट करता है। सभी प्रिंटर डॉट्स की एक सीरीज का प्रयोग करके प्रिंट करते हैं। कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किसमें किया जाता है? तो कंप्यूटर की जो घड़ी होती है उसके स्पीड की गणना अगर हम देखा जाए तो कंप्यूटर के CPU के घड़ी की स्पीड की गणना डेटा प्रोसेस करने की फ्रीक्वेंसी के आधार पर किया जाता है। ठीक है, और पहले इसे मिलियन साइकिल पर सेकंड या मेगा हर्ट्ज जिसको कहते हैं मेगा हर्ट्ज में मापा जाता था, परंतु अब जो है हाई सीरीज के उच्च श्रेणी के जो अगर बात करें प्रोसेसर उपलब्ध होने के कारण इसे गीगा हर्ट्ज में मापा जाता है। तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? गीगा हर्ट्ज, डी ऑप्शन। अगर मेगा हर्ट्ज दिया है तो मेगा हर्ट्ज भी सही हो जाएगा।
विंडोज के प्रति शीघ्रता से अदला बदली करने का तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? विंडोज के बीच शीघ्रता से अगर हम अदला बदली करना चाहते हैं तो अल्ट प्लस टैब जो है प्रेस करते हैं, जिससे कि तुरंत जो है हम इधर से उधर बदल सकते हैं। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीनी लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या है? मशीन लैंग्वेज अगर हम बात करें मशीनी भाषा या मशीन लैंग्वेज, एक जो है लो लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। यही एकमात्र भाषा जिसे कंप्यूटर समझ सकता है। सर्वप्रथम क्रमादेशों को मशीनी लैंग्वेज में ही लिखा गया था। ये एक प्रकार की कंप्यूटर की भाषा है जो अन्य कंप्यूटर की भाषा से भिन्न होती है। तो एक प्रकार के कंप्यूटर की भाषा है जो अन्य कंप्यूटर दूसरे प्रकार के कंप्यूटर से भिन्न होती है। एकमात्र भाषा जो कंप्यूटर समझता है ये वही है जिसमें सर्वप्रथम क्रमादेशों को लिखा गया। तो आंसर क्या जाएगा? डी पार्ट। इनमें सभी सही है। ठीक है। 1 टेराबाइट किसके बराबर होता है? अगले प्रश्न बताना। 1 टेराबाइट किसके बराबर होता है? 1 टेराबाइट की अगर हम बात करेंगे तो ये किसके बराबर होता है? इसमें दिया गया ऑप्शन कुछ इस तरीके से। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो 1 टेराबाइट जो होता है वो 2 की पावर 20 मेगाबाइट के बराबर होता है। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। यह इसका जो है बाइनरी वैल्यू कहलाता है। इसका जो है बाइनरी मूल्य जो होता है वो 2.2 मेगाबाइट होता है, अर्थात 1 टेराबाइट और 2.2 की पावर 20 मेगाबाइट के। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा होता है? इसमें से कौन सा है? तो अगर हम इसमें से देखेंगे तो इंटरनेट है जो ये विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है, जो कि दुनिया भर में फैले पर्सनल, पब्लिक और एजुकेशनल, इसके अलावा बिजनेस तथा सरकारी नेटवर्क को आपस में जुड़े होने से बनता है। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी नेटवर्क पर कंप्यूटर का पता क्या कहलाता है? तो देखिए, अगर हम बात करेंगे किसी नेटवर्क पर कंप्यूटर का जो पता होता है उसको हम कहते हैं आईपी एड्रेस। नाम सुना होगा। इसका पूरा नाम है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ठीक है। यह जो होता है एड्रेस किसी नेटवर्क पर कंप्यूटर का एड्रेस होता है। तो आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग वेब पेज लिखने के लिए किया जाता है? इसमें से HTML, FTP, URL, HTTP, इसमें से किसका प्रयोग हम वेब पेज को लिखने के लिए करते हैं? तो तकनीकी रूप से अगर हम देखेंगे तो वेब पेज एक जो होता है विशेष प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है जिसे HTML नामक कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखा जाता है। HTML। ठीक है। HTML का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला प्रश्न, ईमेल सेवा के संबंध में पीओपी का क्या अर्थ है, यानी कि पॉप का क्या अर्थ होता है? तो ईमेल के संबंध में अगर हम देखेंगे तो इसका फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है। पॉप का क्या अर्थ होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। ईमेल पर आने वाले संदेशों का एक पॉप सर्वर जो है स्टोर किया जाता है जब तक जो है यूजर ईमेल में लॉगिन नहीं करता, अर्थात पॉप एक सर्वर से ईमेल क्लाइंट के साथ मेल जो है एकत्रित करने के लिए जो है उपयोग किया जाता है। ईमेल के बारे में मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, उसमें अच्छे से आप कंप्यूटर वाले टर्म में जाइएगा, वहाँ पर आपको इसमें मिल जाएगा बहुत सारे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, प्रीव्यू मोड में आप क्या देख सकते हैं? प्रीव्यू मोड की अगर हम बात करेंगे तो इसमें डॉक्यूमेंट्स के सभी पेजों को एक साथ देख सकते हैं। ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स के सभी पेज देख सकते हैं। आंसर ए पार्ट हो जाएगा इसमें। एक्सेल वर्कशीट में सक्रिय सेल की कंटेंट में प्रदर्शित होती है। ठीक है। सक्रिय सेल की जो कंटेंट होती है वो किस में प्रदर्शित होती है? एक्सेल वर्कशीट में। तो देखिए, एक्सेल वर्कशीट में जो सक्रिय सेल होते हैं, एक्टिव सेल होते हैं, उनकी जो कंटेंट होता है वो फार्मूला बार में प्रदर्शित होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, फार्मूला बार। फोर्ट्रान को क्या कहते हैं? ठीक है। फोर्ट्रान की अगर हम बात करेंगे तो इसे फार्मूला ट्रांसलेटर भी कहा जाता है। तो फार्मूला ट्रांसलेटर हो जाएगा। आंसर बी पार्ट। ये एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जिसका विकास जॉन बैकेस के नेतृत्व में जो है IBM के कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए जो है छोटे से दल ने किया था। तो फोर्ट्रान फार्मूला ट्रांसलेटर हो गया। अब अगले क्वेश्चन जो होंगे वो आपके यूपी स्पेशल से होंगे। पहला क्वेश्चन यूपी स्पेशल से बताना कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अमीर खुसरो एटा, मिर्जा गालिब आगरा, जोश मलिहाबाद, राम प्रसाद बिस्मिल इलाहाबाद। यहाँ पे बताना कि ये लोग कहाँ से संबंधित है, वो शहर का नाम दिया गया है। तो इसमें से अगर हम देखेंगे तो कौन सा संबंधित नहीं है? तो राम प्रसाद बिस्मिल जो इलाहाबाद दिया गया ये गलत है। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म हुआ था शाहजहांपुर में। कहाँ पर हुआ था? शाहजहांपुर में। ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर जो हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, यही गलत था। इनका जन्म कब हुआ था? 1897 ईस्वी में राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म। ठीक है।
ठीक है। इन्होंने जो है काकोरी केस, जो कि अब इसका नाम बदल के काकोरी एक्शन कर दिया गया है, उसमें इन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ जो है सहयोगी थे, महान क्रांतिकारी थे। 1927 में इन्हें जो है गोरखपुर में जो है फांसी दे दिया गया था, 1927 में। अमीर खुसरो का जन्म जो हुआ था एटा पटियाली में हुआ था, पटियाली भी कहते हैं, 1253, ठीक है, 1253 में पटियाली एटा में हुआ था। वर्तमान में पटियाली जो है काशीगंज के नाम से जाना जाता है। मिर्जा गालिब आगरा और जोश जो है मलियाबाद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? इनमें से इस क्वेश्चन उत्तर प्रदेश स्पेशल से आने हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे ज़्यादा सर्वाधिक क्षेत्रफल बताना है इनमें से किस जिले का है। तो देखिए, अगर 2011 की जनगणना के अनुसार देखेंगे तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जो है लखीमपुर खीरी का आता है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा क्षेत्रफल जो है लखीमपुर खीरी का है। सबसे छोटा जिला अगर क्षेत्रफल में देखेंगे तो हापुड़ जिला है, हापुड़। ठीक है, निम्नलिखित में से किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा प्रमुख स्थान है? ठीक है, तो तीसरा प्रमुख स्थान अब देखेंगे तो इसमें उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार तो धार्मिक समुदाय में सर्वाधिक हिंदू, दूसरे स्थान पर मुसलमान, तीसरे स्थान पर सिख आते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। चौथे और पांचवें स्थान पर अगर हम देखेंगे तो बौद्ध और ईसाई आते हैं, और छठे स्थान पर जैन धर्म आते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कोयला सोनभद्र, बलुआ पत्थर मिर्जापुर में, सिलिका बालू इलाहाबाद में, यूरेनियम झांसी में पाया जाता है। इसमें से कौन सा गलत है? अगर हम देखेंगे डी पार्ट, यूरेनियम जो दिया गया है झांसी में, यह गलत है। यूरेनियम जो है उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला ललितपुर है, वहाँ पर जो है प्राप्त होता है, वहाँ से प्राप्त होता है। बाकी जो है और कहीं नहीं प्राप्त होता है, बाकी तीनों सही है। गलत कौन है आपका? गलत डी पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? तो देखिए, सोयाबीन जो है अधिकतर मध्य प्रदेश में उगाया जाता है। मध्य प्रदेश सटा हुआ जो क्षेत्र कहलाता है उत्तर प्रदेश का, वो है बुंदेलखंड क्षेत्र। तो यहाँ पे आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। वहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा क्या है? सोयाबीन की मुख्यतः फसल उगाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिला जो है वो है इसमें से इटावा जिला। आंसर हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला है। यह यमुना और चंबल नदियों के मध्य स्थित है। यहाँ पे चंबल नदी काफ़ी घुमावदार के रूप में जो है बहती है, और ये जो है खड्डों का निर्माण करती है, जिससे बीहड़ों का निर्माण होता है। उससे जो अवनालिका पर अपरदन के लिए जो है मुख्य रूप से उत्तरदायी हो जाता है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य बताना है। उत्तर प्रदेश का अगर हम देखेंगे इसमें इस ऑप्शन में तो तीनों लोक नृत्य, धोबिया, राई, शायरा जो है प्रमुख लोक नृत्य हैं। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। आल्हा एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है? तो आल्हा जो होता है ये बुंदेलखंड क्षेत्र में अधिकतर गाया जाता है, जो कि प्रसिद्ध वीर रस का एक कथा है। तो यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बटेश्वर आगरा में पड़ता है, देवा शरीफ जौनपुर, संकीसा फर्रुखाबाद, बिठूर कानपुर। इनमें से कौन सा गलत है? गलत की अगर हम बात करेंगे तो देवा शरीफ जो दिया गया है जौनपुर, ये गलत है। देवा शरीफ जो है बाराबंकी में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? बाराबंकी। ठीक है, तो गलत ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में जापानी इंसेफ्लाइटिस अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाने वाला है? तो किस राज्य में किया जाएगा? तो ये देखिए 2017-18 में जो है ये गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इंसेफ्लाइटिस से अधिक संख्या में हुई बच्चों की मौत के कारण केंद्र सरकार के द्वारा गोरखपुर उत्तर प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा क्या है कि ये अनुसंधान स्थापित किया जा रहा है। तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश अवस्थित है? किस शहर में स्थित है? तो ये स्थित है लखनऊ में। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। इसकी स्थापना हुई थी 1962। ठीक है, 8 फरवरी 1962। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश किस जनपद में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला? आर्यभट्ट नक्षत्रशाला जो पड़ता है ये रामपुर में पड़ता है। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। इसका नाम जो है बदल कर भीमराव अम्बेडकर नक्षत्रशाला कर दिया गया था। ठीक है, 2012 में फिर इसका नाम बदल कर जो है आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कर दिया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में देश का पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे किस शहर में बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है जो है वाराणसी में। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, करेक्ट, वाराणसी। ठीक है, मार्च 2023 को जो है प्रधानमंत्री मोदी ने इसका शिलान्यास किया था। अगला प्रश्न, जनवरी 2023 में भारतीय खाद्य संरक्षण मानक प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग के साथ ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है?
वो कौन सा स्टेशन है जिसको ये सभी सुविधाएं ये प्रमाणित किया गया है? तो ये वाराणसी छावनी रेलवे स्टेशन है। आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। जनवरी 2023 में रक्षा मंत्रालय द्वारा गणतंत्र दिवस 2023 की सर्वश्रेष्ठ झांकी एवं सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ियों को घोषित परिणाम में उत्तर प्रदेश की झांकी को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो जनवरी 2023 में अगर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में इसमें देखा जाए तो जो है कौन सा स्थान प्राप्त किया था? तो उत्तर प्रदेश में जो झांकी दिखाई गई थी वो थी अयोध्या दीपोत्सव। इस विषय पर आधारित झांकी को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ था। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश के किस शहर में फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापना हुआ है लखनऊ में। आंसर है पार्ट करेक्ट है लखनऊ। अगला क्वेश्चन है मिलान करना है। उद्योग है और स्थिति है। विस्फोटक सामान कहाँ पर बनाए जाते हैं? विस्फोटक सामान जो बनता है ये कानपुर में बनता है। तो पहला का तीसरा हो जाएगा। ठीक है। कृत्रिम रबड़ कारखाना कृत्रिम रबड़ खाना जो ये बरेली में है स्थित है। तो बी का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो पर्यटन उद्योग की बात करेंगे तो आगरा, सी का 2 हो जाएगा। और प्लाईवुड जो है नजीबाबाद में। तो इस तरीके से मिलान करने के लिए भी आ जाता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में कल्प योजना तथा लखनऊ योजना का संबंध किससे है ये बताना है। तो कल्प योजना का संबंध जो है ये प्राथमिक शिक्षा से है और लखनऊ योजना का संबंध जो है विकास जो है परिवहन विकास से है। तो इस तरीके से प्राथमिक शिक्षा और परिवहन विकास दोनों हो जाएगा। आंसर सी पार्ट। कानपुर में स्थित लाल इमली मिल जो है किस प्रकार के वस्त्र के लिए प्रसिद्ध थी? तो जो लाल इमली ये कहाँ पर मिल था? ये कानपुर में स्थित था। तो ये उलन यानी कि ऊनी वस्त्र के लिए जो है प्रसिद्ध थी। तो आंसर बी पार्ट करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। देवगढ़ में स्थित गुप्त काल का दशावतार मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित है अपनी वास्तुकला की शैली के कारण उत्तर भारत में सबसे प्राचीन ज्ञात कौन सी मंदिर है ये बताना। तो देवगढ़ में स्थित गुप्त काल का दशावतार मंदिर जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है ये अपनी वास्तुकला की शैली के कारण उत्तर भारत में सबसे प्राचीन ज्ञात पंचायतन मंदिर का उदाहरण है। तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा पंचायतन मंदिर। ये पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। ठीक है। आंसर हो जाएगा सी पार्ट। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा। डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब बटन दबा के ही जाइएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी करिएगा। ठीक है। तो वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।